तो डायमंड इज द सेकेंड एप्लीकेशन. इसमें sparking effect comes due to the total internal reflection because its refractive index is more, so critical angle will be less. Okay. So as I told you, the diamond found in the nature is rarely shows any brilliance, but technical skill of the diamond cutter which makes diamond to sparkle so brilliantly by cutting the diamond suitably. उसकी कई सारे फेसेस ऐसे कट करते हैं कि इट गोज मल्टीपल TIR से उसमें लाइट कम्स बैक टू द ऑब्जर्वर, वापस आ जाती है. मोस्ट ऑफ द लाइट इज कमिंग बैक. 20 देखो यहाँ से, देखो ऐसा समझ लो, ऐसा समझिए. डायमंड के अंदर जो लाइट जाती है, एक मिनट, up to 24 degree it will be just going other side. Suppose ये 24 है, तो ये beyond it all the light will be TIR. Because of that, light coming back to the observer gives it brilliant effect or sparkling effect. ठीक है, so this is the one example. Third one is prism. Prism में देखो, अगर हमें prism are used for diverting the light at 90 degree, है ना, या फिर 180 degree, और just inverting the image. ऐसे है, तो इसको 90 degree पे हम मिरर से भी कर सकते हैं. If you put the mirror, ऐसे सिंगल मिरर ले लो, ऐसे लाइट आएगी वहां पर, ये 90 डिग्री पे टर्न हो जाएगी. If you hold it at 45 degree, तो why don't we do it with the mirror? मिरर से टर्न कराने में क्या पड़ा? Why at all we take the prism? आइसोसेलेस प्रिज्म क्यों लेते हैं? TIR होता है. देखो, मिरर में 100% लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती, मे बी 98%, बट यार 100% लाइट. तो it is making the image brighter. बाइनोकुलर वगैरह में प्रिज्म यूज करते हैं टू टर्न इट टू द 90 डिग्री. ठीक है, 90 डिग्री पे टर्न करने के लिए, इन प्लेस ऑफ यूजिंग द मिरर्स में few percentage of light is absorbed. इसमें TIR 100% रिफ्लेक्शन. तो आइसोसेलेस प्रिज्म ले लो, तो भाई ये 45, ये 45, लाइट टेंसर मीडियम में गई. नाउ इधर रेयर है, एयर है, तो TIR होगा प्रोवाइडेड दिस एंगल इज ग्रेटर देन IC. तो ग्लास का क्रिटिकल एंगल इज क्लोज टू 42 डिग्री. तो ये अगर 45 है, तो ये भी 45 होगा, ये भी 45. 45 पर which is greater than critical angle of glass, तो TIR हो जाएगा, है ना. इधर भी लाइट है ऐसे, तो 90 डिग्री पे टर्न हो जाएगी लाइट. 180 डिग्री पे करना है, तो ये बड़ी हाइपोटेन्यूज इधर रखो आइसोसेलेस का, इधर सेंटर हुई, यहाँ पे सेम थिंग अगेन, दिस एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, इधर आ गई. फिर यहाँ पे सेम थिंग अगेन, दिस एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, यहाँ से TIR हो गई. 180 डिग्री डिविएशन. केवल इन्वर्ट करना है, तो ऐसे यहाँ से लाइट इंटर हो जाएगी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से इधर हो गई, इंटर हो गई. फिर यहाँ पे बेस पर TIR होगा, यहाँ पर इट इज एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो लाइट TIR हो गई यहाँ पर. चली जाएगी, इन्वर्टेड इमेज बनेगी. देखो, करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट B यहाँ पे आ गया, करस्पॉन्डिंग टू A इधर, इन्वर्जन बाय TR. तो 90 डिग्री डेविएशन, 180 डिग्री डेविएशन, यहाँ पे इन्वर्जन. तो इन प्लेस ऑफ यूजिंग द मिरर्स we use the prism for these things because 100% light will be reflected by the TIR. तो ये कभी कभी आपको बोला जाता है ड्रॉ द डायग्राम, आपको पूरा बनाना पड़ेगा. तो it can be asked in boards examination, prism वाला. ऑप्टिकल फाइबर का पहले हमने न्यूमेरिकल किया था. ऑप्टिकल फाइबर्स आर यूज्ड इन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन. इधर से लाइट भेजी जाएगी और इधर से आफ्टर मल्टीपल TIRs it comes back to the other side. Got it?
तो वो यही यहाँ पर मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल आपको सेट करना पड़ेगा यहाँ पर, है ना। तो कोटिंग वगैरह करके इट कैन बी फॉर एनी एंगल ऑफ इंसिडेंस TIR कैन हैपन, ठीक है। ऑलराइट, ये क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? अरे देयर बोले, यस सर। इसका आंसर क्या है? देखो रेड के लिए क्या बोला है, बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन द ग्लास एयर इंटरफेस फ्रॉम ग्लास टू एयर सच दैट ग्रीन लाइट जस्ट सफर्स TIR। तो ग्रीन के लिए TIR हो रहा है, जस्ट TIR हो रहा है। नहीं, यहाँ पे ग्रीन इधर जा रही है, यहाँ से अब व्हाइट लाइट ले लो, व्हाइट लाइट तो शो करना मुश्किल है। तो ग्रीन के लिए TIR है, तो ग्रीन से जो कम वेवलेंथ वाले हैं दे विल ऑल अंडरगो TIR। ग्रीन से जिसकी वेवलेंथ कम है उनको क्रिटिकल एंगल कम लगेगा, वो पहले से ही TIR हो चुके होंगे। कौन कौन से? वायलेट, इंडिगो, ब्लू। वायलेट, इंडिगो, ब्लू वो इधर आ जाएंगे, वायलेट, इंडिगो एंड ब्लू, बिकॉज दे नीड द लेसर क्रिटिकल एंगल। हमने देखा था क्रिटिकल एंगल फॉर रेड इज मोर, IC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। देखो यहाँ से देखो, sin IC is inversely proportional to n and which is inversely proportional to lambda. So IC is inversely proportional to lambda. For red, IC required is more. ये ग्रीन के लिए TIR हो रहा है ना, ये ग्रीन किसके लिए हो रहा है? ग्रीन के लिए। तो रेड का क्रिटिकल एंगल अभी ज्यादा होगा, रेड के लिए क्रिटिकल एंगल हमें ज्यादा रखना पड़ेगा तभी वो आएगा, तभी तो कम एंगल है ये। तो रेड एंड ग्रीन के बाद के कलर सब बाहर आ जाएंगे, ये आपका रेड आ जाएगा ऐसा। ऑरेंज, येलो, ये सब दे ऑल नीड द मोर क्रिटिकल एंगल, मोर एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये ग्रीन के लिए था। तो ये आंसर आ जाए। येलो, ऑरेंज एंड ग्रीन विल, I mean red will come out. Green के लिए just TIR, just it is just suffers the TIR. Violet, indigo, blue will undergo very easily TIR because they need the lesser critical angle. सबसे पहले आपका वायलेट TIR हो जाएगा, जैसे जैसे एंगल बढ़ाएंगे इधर से वायलेट आएगा, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, एंगल बढ़ाते जाइए, लास्ट में रेड आएगा। रेड विल बी एट द लास्ट। यहाँ से धीरे धीरे आपको एंगल कलर दिखेंगे डिफरेंट उस पे, ठीक है। All right, any difficulty in this? नो सर। तो ये थोड़ा सा आपको ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड ये वेवलेंथ का रिलेशन पता होगा तभी कर सकते हैं। कॉशीज लॉ बोलते हैं ना, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। प्रिज्म में जो होता है, प्रिज्म में
dispersion. Because of this only, wavelength is inversely proportional to refractive index. Now moving on to the very important topic, refraction at a spherical surface. The derivation is asked and also numericals are asked. So suppose ये curved surface है ऐसे ग्लास की, पेपर वेट वगैरह जैसे रहते हैं, पेपर वेट में कर्व्ड सरफेस रहती है उसमें, तो उसमें हमें जो इमेज बनती है, कौन से फार्मूले से इमेज कहाँ पे बनेगी, उसका फार्मूला हम लोग वी आर गोइंग टू डिराइव. ऑलराइट, तो इट इज फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट, अपने कोर्स में पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए है. तो लेट्स डू. ये ग्लास का सपोज स्फेरिकल ग्लास प्लेट है, थिक स्फेरिकल ग्लास, जिसकी फ्रंट सरफेस इज कर्व्ड. ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, M being the midpoint, O being the object. So there will be various rays going. एक रे ये चली गई ऐसे, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएंगी, ये भी जाएंगी. तो various rays will undergo refraction. इधर भी जाएंगी, but we are not interested in 360 rays. Only we are interested in the rays going this side, 1 or 2 rays. That's all. तो ये एक रे ली हमने इधर. In which direction it will go? यहाँ पे हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, which will be passing through the center of curvature. ये इसको स्फीयर एज्यूम कर लेंगे ऐसा, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होगा. तो if it is suppose n1 is rarer than n2, इसका refractiveness n2 है, ray will bend towards the normal, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी और यहाँ पर आके इंटरसेक्ट करेंगे. एक रे ये ले ली हमने, एक ये वाली ली. तो इमेज will be formed at I, which will be distance at distance v. ये u हो जाएगा और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा. कैन यू सी ऑल दिस? तो कंसीडर स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर r and refractive index n2 and half small aperture. ये जो है स्मॉल अपर्चर है, छोटा अपर्चर है. ये angles being smaller, angles are small. O is the point object here, I is its image here, C is the center of curvature, N1 is the refractiveness index of medium in which object is kept. इसका maybe air है तो 1 हो जाएगा N1. Got it? Now you see angle here, alpha, ये वाला, which will be equal to tan alpha. Angle छोटे हैं तो हम उसको tan alpha लिख सकते हैं या फिर alpha लिख सकते हैं, which is equal to perpendicular upon base mn. यहाँ पे हमने ड्रॉ किया mn upon om, mo, ठीक है. और ये गामा और बीटा अगेन mn upon im, ठीक है. और ये गामा mn upon cm, tan theta और एंगल्स tan alpha will be alpha. तो ये एंगल समझ में आ गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस से. लेट्स सी फर्दर. अभी ऐसे आगे कहा क्या करें बताओ. इसमें क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, दे विल गिव यू दिस मच रे डायग्राम. बोलेंगे कंप्लीट द रे डायग्राम, कंप्लीट ऐसे रे डायग्राम कंप्लीट करना है, ठीक है. हाउ टू गेट द डेरिवेशन, हाउ टू गेट द रिलेशन बिटवीन u v एंड r. u v r जैसे मिरर में हमने किया था 1/v plus 1/u is equal to 1/f or 2/r. But how to get the relation here between these three, u, v and r? कैसे करें बताओ. एंगल मिल गया, उसके बाद क्या करना है? सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल और समथिंग एल्स. Triangles are not going to be similar, you know, because angles are changing here in light going into the light going into the denser medium, and all the angles are different. बोलिए, how to relate these things, u, v and r. Are you there? Yes, sir. Yes, sir. बोलो कैसे करेंगे, कौन सा, which formula? Law of refraction, Snell's law हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर. n1 sin theta 1 will be n2 sin theta 2. तो theta 1
यहाँ पे देखो एंगल आई हो जाएगा N1 I N2 R। तो ये फॉर्मूला में एंगल्स स्मॉलर बीइंग अपर्चर, तो साइन की जगह साइन डाल सकते हैं N1 I N2 R। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, लेकिन I का रिलेशन निकालना है। अभी एंगल I जो है ये वाला कौन सा ट्रायंगल के साथ, इस वाले ट्रायंगल के साथ, बड़े वाले के साथ, एक्सटीरियर एंगल है बड़े ट्रायंगल का। अल्फा नहीं सॉरी आई इधर यहाँ तक है, इसके साथ ये एक्सटेंड किया ना हमने, देखो तो अल्फा प्लस गामा विल बी आई विल बी एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस फार्दर इंटीरियर एंगल सम ऑफ दैट। और आर देखो यहाँ पर ये आर प्लस बीटा विल बी इक्वल टू गामा, यहाँ से आर मिल जाएगा, आर विल बी गामा माइनस बीटा। तो एक्सटीरियर एंगल वाला फार्मूला से आई एंड आर का रिलेशन मिलने वाला है हमें। फिर से इस्लाम में पुट कर दो एंगल्स फ्रॉम फिगर, एंगल देख लो फटाफट। देखिए यहाँ पर देखिए आई इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल अल्फा प्लस गामा, और ये गामा इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस इसका ट्रायंगल आर प्लस बीटा। तो यहाँ से आर विल बी गामा माइनस बीटा। तो आई एंड आर मिल गए हमें, कैन यू सी आई एंड आर मिल गए हमें। नाउ यूजिंग द सेम लॉ n1 sin r is equal to n2 sin r, साइन हट जाएंगे एंगल्स बीइंग स्मॉल, n1 I की वैल्यू पुट कर दी, n2 R की वैल्यू पुट कर दी ये वाली। नाउ अल्फा इज m1 upon OM, you can see from here, और गामा इज ये वैल्यू, गामा की फिर से यहाँ भी वैल्यू पुट कर दी हमने, बीटा की ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दी। mn तो परपेंडिकुलर है, सभी में कैंसिल हो गया। नाउ इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, इसको भी अंदर CM। ओके C1 देखो यहाँ पे क्या किया हमने, दो वन मोर थिंग वी हैव डन इट, N1 OM ये वाला फर्स्ट टर्म इधर आ गया। नाउ ये वाला N2 अपॉन MI इसको इधर शिफ्ट कर दो, N1 N2 का अंदर मल्टीप्लाई करके, और CM वाले टर्म को जो जिसमें CM है वो एक तरफ ले आओ, CM ये इधर ले आओ, ये माइनस हो जाएगा, ये वाला यहाँ पे माइनस आ गया, तो ये आ गया। नाउ ठीक है कि नहीं, समझ में आया क्या किया हमने, CM वाले टर्म को इधर भेज दिया, MI वाले टर्म को इधर ले आए N1 और N2 से मल्टीप्लाई करके। नाउ ये आ गया। नाउ OM, नाउ M बीइंग क्लोज टू पोल, ये जो है स्मॉल अपर्चर है ना, जब हम इसको परपेंडिकुलर डालते हैं इट इज वेरी क्लोज टू द पोल, इसको पोल बोलेंगे, सेंटर पॉइंट को पोल बोलेंगे। तो M बीइंग क्लोज टू द पोल ऑफ द स्फेरिकल सरफेस, तो यहाँ पर OM विल बी OM, देखो OM ये वाला माइनस U1 हो जाएगा, ये प्लस V हो जाएगा, ये प्लस R हो जाएगा। M पोल के पास रहेगा बहुत, जैसे मिरर को हमने पोल बोला था, उसके सेंटर को इसको भी इसके सेंटर के पास रहेगा M, बिकॉज स्फेरिकल आई मीन स्मॉल रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो OM बीइंग U माइनस U आ जाएगा यहाँ पर, और MI O स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट एंड I स्टैंड फॉर इमेज, तो इमेज की लोकेशन भी हो गई, राइट साइड में है तो प्लस हो जाएगा, और CM सेंटर ऑफ कर्वेचर इज प्लस R राइट साइड में है, ये आ गया। तो V वाले टर्म को पहले लिख लो, N2 अपॉन V, ये प्लस वाले टर्म को पहले लिखो, माइनस वाले को इधर ले आओ। तो क्या मिला, N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 माइनस N1। ये देखो ये वाली टर्म देखो यहाँ से, ये उसी सीक्वेंस में है, यहाँ पर N2 पहले है तो उसमें भी N2 पहले है, बीच में माइनस है, यहाँ भी माइनस है, N1 है इधर, और नीचे V U एंड R, नीचे की सीक्वेंस मिरर जैसी है बट यहाँ पे माइनस है।
ये डेरिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. Derivation is very important. Can you see whole derivation? Very important derivation for the board's examination point of view. इसमें कोई डाउट है क्या? हमने क्या किया? एंगल्स लिख लिए. एंगल्स बीइंग स्मॉल, tan थीटा विल बी इक्वल टू थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखा, और इसने इस लॉ लगाया. और आई एंड आर के लिए एंगल्स हमने इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल का सम जो है, सम ऑफ फर्दर इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाई एंड वैल्यूज पुट कर दी. एंड ऑब्जेक्ट की पोजीशन को यू लिखा, इमेज की पोजीशन को वी लिखा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर की पोजीशन को आर लिखा. Now N1 is what here? Are you writing it? लिख रहे हैं आप? Yes, yes. जब हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं तो N1 एंड N2 का कंफ्यूजन आता है. कब आएगा? जब ऑब्जेक्ट अंदर हो, सपोज यहाँ कहीं पर हो और रेज ऐसे बाहर आ रही है, तो in that case N1 and N2 mean there is a lot of confusion. N1 क्या लिखे, N2 क्या लिखे? तो N1 is the refractive index of medium from which rays comes. यहाँ पे देखो मैंने लिखा है. ये हो गया? पहले ये बताओ. चलो इसको कंप्लीट कर लो. देख लो, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो. Yes. देखो N1 क्या है? N1 is the refractive index of medium from which rays come. जिसमें से रेज आ रही हैं उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. N2 is the refractive index of medium in which rays enter. N2 कौन सा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? जिसमें रेज इंटर हो रही. एंड यूज साइन कन्वेंशन. ये इसके लिए साइन कन्वेंशन लगेगा फिर से. use sign convention since it is valid for concave surface also. concave के लिए भी valid है, तो साइन कन्वेंशन में लगाना ही है दोनों. तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए यू तो पॉजिटिव ही होने वाला है ना, नेगेटिव होने वाला है. यू विल बी नेगेटिव फॉर रियल ऑब्जेक्ट. मतलब वही साइन कन्वेंशन, जिधर से रेज आती है, इधर से सामने का स्पेस नेगेटिव और पीछे का स्पेस पॉजिटिव, जैसे मिरर में लगा. अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो रेज ऐसे जाके ऐसे जाएंगे. सामने वाला स्पेस नेगेटिव रहेगा इधर का, पीछे वाला जिधर ऑब्जेक्ट होता है वो सामने का स्पेस रहता है, वो नेगेटिव रहेगा. और जिधर रेज इंटर हो रही है वो पीछे का स्पेस होगा, वहां पर the positions will be positive. Clear? वैसे तो हमने सीखा था इंसिडेंट रेस के अगेंस्ट में. इंसिडेंट रेस ऐसे आ रही है, अगर इंसिडेंट रेस के अगेंस्ट में गए तो माइनस पोल से स्टार्ट करना है.
और इंसिडेंस रेस के डायरेक्शन में गए तो प्लस। क्लियर? What is N1 Yes, by sir. the way? What is N1 by the way? N1 is N2, जल्दी से बताइए N1 और N2 क्या है? Quick response. Refractive index of medium from which rays come. और N2 Refractive index of medium from which rays enter. in which rays enter. In which rays. ओके, तो ये की पॉइंट्स है आपको न्यूमेरिकल में, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे जब सॉल्व करेंगे ना प्रॉब्लम्स। जब डेंसर मीडियम में ऑब्जेक्ट को रख दिया, पेपर वेट के अंदर, सपोज हम देखते हैं ना पेपर वेट के अंदर कुछ एयर बबल्स होते हैं, है ना, तो उस केस में कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे ये तो N1 N2 क्या ले। अदरवाइज एयर में इस केस के लिए तो ठीक है, ऑब्जेक्ट एयर में रखा है, N1 विल बी 1, एयर से ले जाएंगे। बट मोमेंट ऑब्जेक्ट इज एट द ग्लास, लाइक पेपर वेट में एयर बबल्स होते हैं या फिर कुछ उसमें कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं, तो उसका जो हम देखते हैं तो दैट इज देन N1 and N2 विल बी जस्ट वी हैव टू सी। रेज अभी पेपर वेट के अंदर से आएंगी, है ना, कोई ग्लास है, कोई ग्लास प्लेट है, उसके अंदर कोई ना कुछ है अंदर ऑब्जेक्ट, तब रेज उधर से निकल के बाहर आएंगी। देन इन दैट केस N1 विल बी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, N2 विल बी एयर, जब अंदर से एयर रेज आ रही है। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है, देखो फ्लैट सरफेस के लिए आर कितना होता है बोलो? इसको अगर हम फ्लैट कर देंगे सरफेस को, फ्लैट सरफेस का आर कैसा होगा? आर कितना होगा फ्लैट सरफेस के लिए? यहाँ पे करके देखें। Therefore, ऐसे आ रहा है, ये कैसा रिलेशन है? H डैश इज N2, ऊपर क्या था? ऑब्जर्वर, आपने ये रिलेशन पढ़ा था, याद है आपको? वैसा टाइप रिलेशन है क्या? V जो है H डैश का काम करेगा अपर डेप्थ का, H जो है एक्चुअल पोजीशन हो गई, N2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन विच ऑब्जर्वर इज देयर। यहाँ से कोई देख रहा है, यहाँ से तुम देख रहे हो इसको, इमेज यहाँ पे बने, और N1 ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? एयर में, N1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन विच ऑब्जेक्ट एस्केप। वैसा रिलेशन आ गया फ्लैट सरफेस का, आया कि नहीं? यहाँ से अपर एंड डेप्थ सीखा था कि नहीं? अपर एंड डेप्थ, एक्चुअल डेप्थ, है ना, नॉर्मल शिफ्ट। तो फ्लैट सरफेस हो गई, आर इंफिनिटिव हो गया, तो वी गेट द सेम रिजल्ट। डेरिवेशन हमने वहां पे अलग से किया था, यहाँ से भी देखो आ सकता है ना। तो मोमेंट यू मेक द सरफेस फ्लैट, वी गो बैक टू द प्रीवियस टॉपिक, अपर एंड डेप्थ वाले टॉपिक में। यू कैन लीव दिस, जस्ट आई वांटेड टू सी हाउ कैन वी रिलेट दिस। कर्व सरफेस को फ्लैट सरफेस कर दिया, तो डू वी गो बैक टू द प्रीवियस टॉपिक? आंसर इज यस। यहाँ पे हमने देखा था नॉर्मल शेप, वो रिलेशन आ गया था, उस रिलेशन के साथ मैच हो रहा था। V विल बी द, वहां पे V, U विल बी द एक्चुअल हाइट, V विल बी द अपरेंट पोजीशन, U विल बी द एक्चुअल पोजीशन।
तो ये क्वेश्चन करके बता सकते हैं, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट में बी आस्क्ड एनी टाइम्स, एनी नंबर ऑफ टाइम्स दिस क्वेश्चन। बोलिए फटाफट आंसर दीजिए, क्या आंसर आना। डू इट हियर इटसेल्फ। ये जो स्फेरिकल ग्लास सरफेस है सेम है जो हमने ऊपर पढ़ी ना, एक ही केस है अपनी टेक्स्ट बुक में, जो डेरिवेशन किया ना सेम है। कॉन्वेक्स सरफेस है अपनी आवर टेक्स्ट बुक। Yeah, are you there? Yes, sir. What is the answer coming? Write the values in the formula. अभी अपने डिराइव किया उसमें वैल्यू पुट करो। Light from the point source in air N1, रेस कहाँ से आएंगी? एयर से आएंगी, 1 हो जाएगा। Enters into the glass surface, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया। रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 प्लस और माइनस, रेडियस ऑफ कर्वेचर will be प्लस और माइनस। रेफर द प्रीवियस डायग्राम, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे मैं लिख दूँ रेफर द प्रीवियस डायग्राम। Sir, plus. और आगे डिस्टेंस ऑफ लाइट सोर्स फ्रॉम द ग्लास इज, ये क्या दिया है? U दिया -100। क्या आंसर आ रहा है? निकालना है। वन बाय 100 को इधर भेज दो, एलसीएम ले लो। V50 आ रहा है। नो, 50 is not the right answer. V is 100 centimeter.
डायग्राम वही रहेगा जो ऊपर बनाया है, सेम डायग्राम, ठीक है। कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ दिख रही क्या? ऑब्जेक्ट इधर है, लेफ्ट साइड में 100 में है, इमेज राइट साइड में 100 में आ रही। ओके, दिस इज अ सॉल्व एग्जांपल। Solve example of NCERT book. Is there any problem? Is there any problem? No, sir. Okay, no problem. Yes, sir. Good morning. Mm-hmm. अच्छा, ठीक. Okay. Anything else? All right. डायग्राम वही ऊपर जो बनाया वही आ जाएगा। इसमें किसी को प्रॉब्लम है कोई? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के पूरे चांसेस है इसमें ना। इसी क्वेश्चन में हम वेरियस पार्ट कर लेते हैं सो दैट वी शुड बी एबल टू डील विद एनी सिचुएशन गिवन। NCERT book only this question is there, that's all. और यही डेरिवेशन करने हैं आपको, बहुत सारे डेरिवेशन नहीं करने। इफ यू रीड द गाइड, उसमें 6 डिफरेंट डेरिवेशन दे आर डन, तो वो सब नहीं करने, यू विल गेट कंफ्यूज। ओनली वन डेरिवेशन इज देयर फ्रॉम विच ऑल द केसेस आर कवर्ड। अलग अलग डेरिवेशन क्यों करेंगे हम? कॉनकेव के लिए सेपरेट डेरिवेशन दे आर डन इट, देन ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में उसका सेपरेट डेरिवेशन, फिर ऑब्जेक्ट लेयर में सेपरेट डेरिवेशन। तो लाइक दिस देयर मेनी डेरिवेशन दे आर डन। So only this is the textbook derivation. Only you have to read this only. That's all. Board examination, it will not be asked. Other derivation will not be asked. Even if they are done in your class, you can just leave for board's examination only this derivation. Got it? And numericals can be any, because this is valid for concave surface also. Object being in denser medium also. Numericals can be any of them. बट मोस्ट प्रॉब्ली जो टेक्स्ट बुक में है वैसा ही आएगा, ऐसा ही आ सकता है, या एट द मोस्ट इस तरह से। रिपीट, इफ ऑब्जेक्ट इज अ डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल इन एयर, एयर में ही है अभी, बाद में हम उसको अंदर ग्लास के अंदर शिफ्ट करेंगे ऑब्जेक्ट को, अभी एयर में ही है। तो u -40 हो जाएगा। तो सॉल्व करके देखेंगे कितना आ रहा है, जल्दी से आंसर बताइए क्विक। सेम सिचुएशन ओनली, सेम सिचुएशन। फास्ट आंसर दीजिए इसका, इतना टाइम मत दीजिएगा क्वेश्चन। How much is the V coming? Quick answer. Nobody is keeping the pen and paper with them. सब केवल लेक्चर सुनते हैं, मूवी जैसा ऑब्जर्व करते रहते क्या? कोई रिप्लाई नहीं आता, लिखता भी नहीं, कोई सॉल्व भी नहीं करता है, इसीलिए कोई भी नो आंसर कम। वेरी पुअर शो।
अभी कौन उठे, कौन नेट नेट पेन लाए, कौन सर ये 30 आ रहा कितना? 30 सेंटीमीटर। नो, व्हाट अबाउट अदर्स? ज्वाइन करके सो गए बाकी लोग? डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर यार तुम लोग देते नहीं। किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में। If we solve it, we will be infinite. एक पार्ट करते नहीं तो दूसरे पार्ट का कोई इंटरेस्ट नहीं रहता मुझे बताने में तुम लोग का। आई डोंट नो कैसा बैच खराब हो गया पूरा, किसी को इंटरेस्ट नहीं रहा सॉल्व करने में भी। अभी पूरी हिंट मिलने के बाद भी सॉल्व नहीं हो रहा तो क्या करेंगे फिर एग्जाम में? कर लेंगे, देख लेंगे सब। वी इनफाइनाइट आ रहा कि नहीं? जब करोगे तभी पता लगेगा सॉल्व करने के बाद। रे डायग्राम कैसा होगा? Infinite means rays will be going parallel to the principal axis. ये principal axis है, rays will become parallel. Infinite पे जाके मिलेंगे, ठीक है? Are you there? Yes, sir. ये सॉल्व खुद ही करना पड़ेगा, जब तक सॉल्व करोगे नहीं मिस्टेक्स होती रहेंगी। What about this part? देखो एक मिनट। Repeat if object is at 25 centimeter from pole in air. सभी air object is at 25 centimeter in air from the pole. चलो इसको जल्दी से बताओ आंसर क्या है। केवल हम यू चेंज कर रहे हैं बस। कैलकुलेशन ऑलमोस्ट वैसे रहने वाले। कैलकुलेशन यहाँ पे अगर नहीं हो पा रहे, रॉन्ग हो रहे तो फिर वहां भी मिस्टेक हो जाएगी, इसलिए फिक्स देम हियर इटसेल्फ। क्या रहा क्विक आंसर और उसका रे डायग्राम भी। Respond quickly. Are you there? Sir, -100. -100. Okay, -100 is the right. रे डायग्राम बना सकते हैं क्या इसका? Can you try the ray diagram? Minus means what? Same side, front side में इमेज आएगी अभी। प्लस मीन्स बैक साइड में आ रही थी, अपोजिट अदर साइड में आ रही थी। माइनस मीन्स सेम साइड में आएगी। कैन यू सी? अभी ऑब्जेक्ट को आपने इतना आगे लिया, देखो क्या व्हाट वाज हैपनिंग इन फैक्ट वाज, आर यू देयर? हाँ, व्हाट वाज हैपनिंग इन फैक्ट क्या, जैसे जैसे हमने ऑब्जेक्ट को आगे शिफ्ट किया, देखो पहले ये क्वेश्चन था, इसमें ऑब्जेक्ट को हम आगे शिफ्ट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट बीइंग शिफ्टेड। तो ये वाली रे पहले ऐसे हो गई, फिर और आगे शिफ्ट किया तो अभी बेंड सफिशिएंट बेंड नहीं हो पा रही, तो इमेज इज कमिंग बिहाइंड। तो लाइक दिस, देखो जिसको हमने अभी थोड़ा आगे शिफ्ट किया
तो ये वाली रे अभी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, और आगे शिफ्ट करेंगे तो सफिशिएंट बेंड नहीं होगी, इट विल नॉट इंटरसेक्ट द, इट विल नॉट, दिस इज ओके, दिस इज द पार्ट, थर्ड पार्ट। अभी आगे आ गया ऑब्जेक्ट, काफी आगे आ गया, तो इट इज नॉट एबल टू बेंड इनफ टू इंटरसेक्ट दिस साइड, तो अभी इधर इधर एक्सटेंड करेंगे, यहाँ पे आ रहा है पीछे, तो -100 आ रहा, मतलब इमेज इज बीइंग फॉर्म्ड behind, I mean there this side only, ये आपको वर्चुअल इमेज है ना, इट इज वर्चुअल इमेज। ऑलराइट, अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप कैंडल रख दें और उसकी इमेज आपको, ऑब्जेक्ट तो दिखेगा, इमेज भी यहाँ पे दिखेगी, यहाँ पर इमेज दिखेगी आपको, यू कैन फील इमेज, यहाँ पर यू कैन फील इट, है ना। अगर यहाँ अंदर चले जाए, इस तरफ चले जाए, तो आपको क्या लगेगा, यहाँ पे ये डिस्टेंस पे दिखेगी इमेज आपको, यहाँ पे बल्ब है, कैंडल है, यहाँ पे नहीं दिखेगी आपको, दिखेगा तो पीछे चली गई। वैसी सिचुएशन हो गई, वो कौन सी थी, ऑब्जर्वर इनसाइड, डाइवर इनसाइड द वाटर एंड सीइंग द ऑब्जेक्ट, वो पीछे बैकवर्ड चली गई। वहां पे फ्लैट सरफेस का फार्मूला था, यहाँ पे कर्व सरफेस के फार्मूले से इफ यू एंटर इनसाइड हियर, तो आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, बिकॉज रेज आर कमिंग दिस, यहाँ पे देखेंगे, तो यू विल फॉलो द पाथ, जिस पाथ से रेज आती है उसी के अकॉर्डिंग हमें दिखता है, यहाँ पे दिखेगा दूर, यू आर कीपिंग इट हाउ फार, 25 सेंटीमीटर पे, but you will feel that it is away, it is 100 centimeter, 4 times larger distance, clear। थर्ड पार्ट आपको समझ में आ गया? Yes. और ऐसे देखो, ये इसको भी करना है आपको, रिपीट इफ ऑब्जेक्ट इज इनफिनिटी, ये होमवर्क में लिख लो, इसी के लिए सब सेम से सब बाहर की साइड में, मतलब एयर में ही है सारे केसेस, ठीक है। लिखा ये फोर्थ पार्ट, वैल्यूज बीइंग सेम, इनफाइनाइट पे क्या होगा, जब इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट होता तो रेस पैरेलल आती, तब यहाँ पे पैरेलल लेना पड़ेगा, जब रे डायग्राम बनाएंगे तो पैरेलल लेना पड़ेगा रेस, ठीक है। तो ये फोर्थ पार्ट हो गया, एंड फिफ्थ पार्ट, repeat if first part, repeat the first part, if surface is concave of same radius of curvature and also make the ray diagram। तो फर्स्ट पार्ट रिपीट करना है, ओनली क्या करना है, सरफेस को कॉन्केव लेना है, अभी ऐसा ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पर था ऐसा रे डायग्राम भी बनाना है, कॉन्केव में सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं पर होगा, रेज जो है नॉर्मल यहाँ पर नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएंगे, तो ये पार्ट भी करना है फिफ्थ वाला। तो इसको हम रे डायग्राम से भी पहले आंसर निकाल लो, फिर रे डायग्राम बनाने की कोशिश करो, एंड ऑल द पार्ट्स विल बी ओवर देन। हाँ, अभी हमने डेंसर मीडियम में नहीं रखा, नेक्स्ट क्लास में टुमारो विल कीप द ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम, ये सारे एयर में थे, डेंसर में भी करेंगे एक क्वेश्चन, देन दिस टॉपिक इज ओवर, ऑलराइट। Shall I end it now? Sir, Yeah. so can you show the first part of these questions? Okay. Thank you. Okay. End कर दो।